राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा की तैयारियां पूरी हो गई है। इन तैयारियों और खासकर सुरक्षा को लेकर हुए बंदोबस्तों की अखिल भारतीय चर्चा है। ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जो बतौर मुख्य अतिथि 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड को देखेंगे। अपने आप में यह अभूतपूर्व बात है। ऐसा होना ही इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रशासन को मंत्रमुग्ध किया है। मतलब अमेरिका प्रधानमंत्री मोदी की गर्मजोशी, उनके इरादों को लेकर आश्वस्त है। वह भारत से नए विशेष रिश्ते बनाना चाहता है। इसलिए संभव है कि 25 से 27 जनवरी के बीच भारत अमेरिका में ऐसी सहमति हो, ऐसे समझौते हो जो सामरिक राजनीतिक मतलब लिए हुए हों। आर्थिक रिश्तों व निवेश में सहयोग का मतलब अलग है तो दोनों देशों के बीच सामरिक रजामंदी का गहरा दीर्घकालीन अर्थ होगा। वक्त है जो दक्षिण एशिया में दोनों देशों में साझा भू राजनीतिक समझ बने। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका मिलकर क्षेत्र में चीन की चिंता करें तो आतंकवाद के खिलाफ साझा अभियान चलाएं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है। उस नाते भी भारत अमेरिका को साझा रणनीति बनानी चाहिए। सुरक्षा संधि, एटमी करार और सैनिक साजो सामान में सहयोग के 3 मसले द्विपक्षीय रिश्तों की कसौटी में अहम है। तय माने कि राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी की शिखर बातचीत इस दफा ठोस उपलब्धियां लिए हुए होगी। राष्ट्रपति ओबामा भारत यात्रा के दौरान कामकाजी अप्रोच लिए हुए होंगे। उनका मकसद जहां भारत के प्रति सकारात्मक उत्साह दर्शाना है तो पेंडिंग मसलों का समाधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रिश्तों की पुरानी गांठों को सुलझाने की कोशिश में है, पर फोकस ओबामा की यात्रा के सुरक्षा बंदोबस्तों व करिश्मे पर अधिक बना हुआ है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा के सिलसिले में आमतौर पर हल्ला ये है कि कितने सुरक्षा कर्मी आए, अमेरिका से कितने आए हैं, कैमरे लगे हैं या उनकी कार कैसी, ये तमाम बातें हो रही है। लेकिन सचमुच में इस यात्रा के कूटनीतिक मकसद क्या है और भारत अमेरिका के रिश्तों में कितने ठोस बदलाव मुमकिन है? तो फिर मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि मोदी सरकार से अच्छी सरकार अमेरिका के लिए नहीं हो सकती। उदारवादी सरकार है हमारी, मार्केट इकोनॉमी में विश्वास करती है। जितना अमेरिकन इंडस्ट्रीज को एक्सेस इस मोदी सरकार ने दिया है, इतना पिछली सरकार ने कभी नहीं दिया, ना देंगे। तो इसलिए लगता है कि मोदी सरकार ने अमेरिकन इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि अमेरिका हमारा नेचुरल एलाई इसलिए है कि वो टेररिज्म से लड़ाई करनी है। अगर मेक इन इंडिया सप्लाई अपने को सक्सेसफुल बनाना है या हमारी आर्थिक नीति को आगे लेके 8% 10% करना है, तो जितने भी अमेरिकन इंडस्ट्रीज हैं जिनका सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल है, उनको भारत में लाना होगा। हालांकि ओबामा जो है आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, परंतु अमेरिका के अंदर कूटनीति कंटिन्यूएशन में रहती है। कोई भी आ जाए वो उनकी जो पॉलिसी पहला प्रेसिडेंट बना के गया है देश हित के अंदर, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो मोदी ने ओबामा को लाकर के डबल गेम खेली है। एक तो कि मैं आपके प्रेसिडेंट को अपने जो हमारा रिपब्लिक डे है उसका पहली बार गेस्ट बनाया है, तो हम कितनी महत्व देते हैं आपकी इकोनॉमी को, आपकी स्ट्रेटेजिक अलायंस को। तो अमेरिका एक आर्थिक पावर होने के नाते डेमोक्रेटिक पावर भी है। वहां की डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी समानताएं कुछ हैं। तो इससे बड़ी अच्छी सरकार हो नहीं सकती है, परंतु अमेरिकन को भी ये समझना होगा कि मोदी की भी अपनी एक प्रॉब्लम्स हैं। जो चीज़ें वो चाहते हैं, जैसे एटॉमिक करार के रिकॉम्पनसेशन है, उसके ऊपर आप क्या करना पड़ेगा, कितनी उनके ऊपर जुर्माना होगा, लाइबिलिटी टैक्स जो बनना, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि रिएक्टर अभी तक कोई नहीं आया। रिएक्टर आने के लिए वहाँ के मैन्युफैक्चरर कहते हैं कि यहाँ के जो पावर सप्लायर्स हैं, अगर कोई डिफेक्ट होता है वो जाकर के लाइबिलिटी उनसे क्लेम कर सकते हैं। इंडिया की डिमांड जायज़ है क्योंकि जो बाकी जगह लॉ उनका अप्लाई होता है, तो भारत के अंदर क्यों अलग से हो? वो ये समझते हैं कि भारत के टेक्नीशियन जो हैं वो शायद चलाने के काबिल नहीं है, जबकि यूरोप के हैं या कई और कंट्रीज के हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लोग चाहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, कि आपको एक स्टेबल टैक्स रिजीम चाहिए। वो फाइनेंस मिनिस्टर ने पहले प्रॉब्लम कर दिया कि ऐसी टैक्स रिजीम हम नहीं दे सकते जिसकी अनसर्टेनिटी हो, जिसका फ्यूचर पता नहीं हो। तो जो भी अमेरिकन चाहते हैं उसको कई हद तक इंडियन सरकार ने, भारत सरकार ने पूरा किया, पूरा मान लिया, एक लगभग मान लिया। परंतु भारत की जो अपनी राजनीति है, जो भारत की अपनी एक सोच है, उसके साथ कंप्रोमाइज करना मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा और अमेरिकन को ये बात समझनी चाहिए। नहीं, आप
आपने इसमें अब आपके अनुसार इस नाते आर्थिक सहयोग या आर्थिक विकास के अंदर उनकी अमेरिका की भागीदारी पर ज्यादा जोर है, या एक इसके साथ में सामरिक मुद्दे, जो भू राजनीतिक मुद्दे, अफगानिस्तान, आतंकवाद, इसको लेकर आपसी जो करार है या समझौता है, सहयोग है, उसके कितने अमेरिका के सामरिक जो है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, कि वो चीन के सामने वही है ना कि जैसे सामरिक स्थिति, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है दोनों के दोनों, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज को आपस में रखने के लिए चाइना क्योंकि श्रीलंका के माध्यम से, श्रीलंका के माध्यम से वहां पर अपना अपना क्षेत्र बढ़ाया चला जा रहा है। वहां की सरकार हट गई है, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है हमारे को, उसको देखना है। परंतु सामरिक दृष्टि से भी और पाकिस्तान के आसपास जो चीजें हो रही है, अफगानिस्तान से इनका निकलना हमारे लिए खतरा भी हो सकता है कि सारे के सारे यहाँ पर आ सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी अमेरिका को अगर डेमोक्रेसी बचानी है, टेररिज्म की बात को बचाना है, तो सामरिक दृष्टि से इंडिया और अमेरिका की ताकतों इकट्ठा मिलकर के लड़ना पड़ेगा। परंतु खाली केवल कि मेरे को पैसा देना है, बाकी चीजों में मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, ये भी थोड़ा ज्यादा हो गया कि हम अपने लिए अपनी मार्केट खोल रहे हैं, आपके इंडस्ट्री को बुला रहे हैं, परंतु जब हमारा टेररिज्म का सवाल आता है उसके ऊपर भी हमारे साथ मिलकर के आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़िए। इसमें तो लगता है कि अभी कुछ अमेरिकी प्रशासन के रुख में कुछ परिवर्तन आया, पाकिस्तान को जिस तरह धमकाया गया या चेताया गया कि अभी कोई हमला न हो, तमाम तरह की जो हिदायतें, उसका मीनिंग भी गलत निकाला जा सकता है, जबकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि ओबामा की विजिट के दौरान कोई आतंकवाद झगड़ा नहीं हो। इससे पहले ये बात करनी कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे ओबामा यहाँ हो या नहीं हो, हमेशा स्थायी तौर पर पाकिस्तान को कहा जाना चाहिए। इसके बाद कैरी ने जो आकर के यहाँ से आकर के फिर वो पाकिस्तान चले गए, उसके बाद ये भी हो सकता है कि वहां पर की आतंकवादी एक संस्था थी, इसको बैन लगा गया, ये भी हो सकता है। परंतु ये बात देखिए, पिछले 2 महीने से जब से ये फैसला हुआ है, अमेरिका के अंदर बहुत सारे सेमिनार हुए। जयशंकर ने वहां पर सिटी में जा करके एक जगह सेमिनार किए डिजिटल इंडिया के लिए, यहाँ से मंत्री गए और वहां के लोगों को कहा कि आइए भारत के अंदर मेक इन इंडिया के लिए आइए। और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे अमेरिका जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जगह जगह सेमिनार कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, अपना बैकडोर चैनल पे काम कर रहे हैं, उनके लिए अपना सारा, मेरे को लगता है कम से कम इस वक्त 50 CEO जो हैं अमेरिकन कंपनीज के इंडिया के अंदर इस वक्त हैं, जो बैकडोर चैनल के माध्यम से काम कर रहे हैं कि किस तरह की बात, मतलब वो पार्टनरशिप कैसे बनाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए, आगे कैसे। सामरिक दृष्टि से दोनों चीजें इकट्ठी चल रही हैं, यानी कि इंडिया का जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है केवल आर्थिक नहीं हो, सामरिक भी हो, उसके बीच में कई इंटरलोक्यूटर लगे हुए हैं, कई एकेडमिक्स लगे हुए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लगे हुए हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट लगे हुए हैं, कोई जो NRI जो वहाँ से आए हुए हैं, जो वहाँ पर सेटल्ड हैं, जिन्होंने अमेरिका के अंदर मोदी के लिए काम किया था, एक लंदन के अंदर गुजराती हैं, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने भी एक अपना माध्यम से जो इंस्टीट्यूट हैं, जो थिंक टैंक हैं, उनके माध्यम से काफ़ी काम कर रहे हैं। मेरे को लगता है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रहा है, किसी तरीके से अमेरिका और इंडिया को इकट्ठा लाए, सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से। इस कोशिश के अंदर वहां की अमेरिकी जनता के अंदर मूड क्या महसूस होता है, और अपने यहाँ भी जो अमेरिका को लेकर एक शक वाली जो राय रही, जो एक मनोविज्ञान रहा, उसमें कितना परिवर्तन आया वो लगता है? एक बार यह कि वहाँ इलेक्शन होने वाला है, तो वहां पर भी ऐसे कट्टरपंथी देश लोग हैं जो चाहेंगे कि भारत के साथ उस तरह की बात नहीं हो कि ये सेक्युलर कंट्री नहीं, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी का अभी जो है, तो रिपब्लिकन पार्टी पहले से ही अब एक तरह से आम राय वहां बन गई है, बाइपार्टिसन नहीं बना, पर डेमोक्रेटिक पार्टी बाय नेचर एंटी इंडिया रही है। रिपब्लिकन हमारे साथ हमेशा, जैसे बुश ने करार किया, उसने अपनी पार्लियामेंट को, सेनेट को जो एग्रीमेंट किया 311 का, उसके ऊपर सबसे ज्यादा किया। तो मेरे को लगता है कि वहाँ इलेक्शन के दौरान वहाँ पर भी कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो सकती है। जैसे बॉबी जिंदल जैसा वहाँ पर आदमी वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है मैं इंडिया में, अमेरिका में इसलिए आया कि मैं अमेरिकन बनूं, इंडियन अमेरिकन, उसको अपने आप को हिंदुस्तानी करने में परेशानी हो रही है। तो इस तरह के एलिमेंट वहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद प्रवासी भारतीय भी वहाँ बहुत लॉबिंग कर रहे हैं, रिलेशन बनाने कर रहे हैं, बहुत प्रभावी लॉबी बन गई है एक तरह से, बहुत प्रभावी लॉबी, क्योंकि मोदी की वजह से प्रभावी लॉबी हो रही है। और मोदी ने अपने जिस तरह से वहां पर जाके प्रॉमिस किया है, परंतु मोदी को भी ये देखना है कि उनके आगे सरेंडर करने वाली बात नहीं है कि आप पूरे सरेंडर वाली बात किन किन मुद्दों पे हो सकती है, जिसमें किस तरह का खर्चा, लाइबिलिटी बिल है, इसके ऊपर हो सकती है कि वहां पर जाना चाहे कि आप खोल दीजिए इसके अंदर, और रिएक्टर के अंदर ट्रांसफर पूरा टेक्नोलॉजी ना हो, उसके ऊपर झगड़ा हो सकता है। तीसरा ये है कि हमारे इमिग्रेशन लॉ, जो लेबर लॉज हैं, कि वहां पर हमारे वीजा कम कर देते हैं, हमारी जो लेबर, टेक्निकल लेबर जाती है, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। आपको ये पता है $7 बिलियन जो हैं इंडियन जो वर्कर वहां काम करते हैं, वो इंश्योरेंस देते हैं, सिक्योरिटी इंश्योरेंस, वो परमानेंट लाइफ के लिए होता है, परंतु वो वापस आ जाते हैं। तो $7 बिलियन इंडियन वर्कर वहां जमा हुआ वापस नहीं आता है। तो इस तरह की भी जो छोटे छोटे $7 बिलियन बहुत होता है, लगभग 42,000 करोड़ हो जाता है। तो पर हर साल देना पड़ता है, वो जमा होते जब बढ़ता ही चला जाएगा। तो जब बाकी कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट नहीं है तो हमारे साथ होने की बात है। इस तरह के
एग्रीमेंट हैं जिसके अंदर हो सकता है कि लाइबिलिटी बिल है, जो आपका रिएक्टर्स के ऊपर जो उसके पर अंदर आपका मानना है कि ये दोनों पक्षों में इन तमाम बिंदुओं के ऊपर सलाह वल्लाह हो रही होगी और कुछ न कुछ राय बन रही नैरो किए जा रहे हैं डिफरेंसेस, कुछ इसमें से मेरे को लगता है पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव निकलने वाला नहीं। जी प्रभु जी, बातचीत को यही समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत 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 बहुत